नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 को। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि पेपर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो वीडियो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ये आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर के 7 तक सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आप वहां जा करके पेपर नंबर 3 के यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के 7 तक के सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ये 1 से लेकर के 7 तक का जो वीडियो होगा इसमें आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे थर्नडाइक के सिद्धांत हैं, स्किनर के सिद्धांत हैं, पॉलाव के सिद्धांत हैं, कोहलर के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से आपको जो एग्जाम होगा या आपका जो एग्जाम होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो दोस्तों, आप जा करके ये प्ले लिस्ट में आप इसको यूनिट नंबर 1 से 7 तक देख लीजिएगा। और आज हम जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं शेष आपका 8 यूनिट नंबर 8 से लेकर के 15 तक सारे जो टॉपिक हैं, यूनिट नंबर 8 से 15 तक के सारे टॉपिक को इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो आपका पेपर नंबर 3 एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक को छुए हैं यूनिट वाइज। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 8 संज्ञान। तो संज्ञान एवं अधिगम, संज्ञान का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और संज्ञान का मतलब ये होता है कि हम पर्यावरण यानी हम चारों तरफ से जहां कहीं से कुछ भी सीखते हैं, जो भी हमें ज्ञान मिलता है और हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में वो जा करके फीड हो जाता है, वो संज्ञान है। और अधिगम का मतलब कि जो हम सीखे हुए, हम कहीं से जो भी ज्ञान सीखते हैं वो हमारा अधिगम हुआ। तो देखिए यहाँ संज्ञान का अर्थ है समझ या ज्ञान, यानी संज्ञान का अर्थ है समझ या ज्ञान होता है। शिक्षण के प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति के प्रारंभ होकर परीक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। यह सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप केवल समझ लीजिए कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो हम पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है, यानी जो भी पर्यावरण है, मोबाइल है, वातावरण है, हम जो भी सूचना प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की सूचना होती है, उसको हम अपने मस्तिष्क तक बैठा लेते हैं। तो क्या होता है? संज्ञान होता है। और जब पेपर होता है, जब परीक्षा होता है, तो उस मस्तिष्क के ज्ञान को हम पेपर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका संज्ञान हुआ। अब देखिए यहाँ पर संज्ञान को एक छोटे से रूप में हम देखना चाहेंगे। तो संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना, यानी कुछ भी हम जान जाते हैं किसी क्षेत्र के। जैसे भारत की जो भी राजधानी है, भारत में कितने राज्य हैं, उसको हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। किससे सीखते हैं? कि मोबाइल से सीखते हैं, कोई बताता है तो सीखते हैं या समझ जाते हैं। और वो जा करके जो हम जान जाते हैं, भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, और ये जो भी चीज होता है उसको अगर हम समझ लेते हैं, जान जाते हैं, हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, वही संज्ञान है। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। आप कुछ भी जान गए, कुछ भी समझ गए, वो संज्ञान हुआ। दोस्तों, हम समझ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि संज्ञान के बारे में आप टॉपिक समझ गए होंगे। हम छोटा छोटा हर एक टॉपिक को छू रहे हैं, इसलिए वीडियो को विस्तृत हम नहीं किए हैं। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में आपका पूछा हुआ है आत्म स्व का संप्रत्यय क्या है। तो आत्म स्व भी पूछ सकता है और स्वमीड भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर एग्जाम में। अब देखिए, हम लोग देखेंगे आत्म स्व का संप्रत्यय, यानी आत्म स्व क्या होता है। हो सकता है कि आप इसके पहले शब्द ये नहीं सुने होंगे, तो आपके एग्जाम में अगर आ जाता है कि आत्म स्व या स्वमीड क्या है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ देंगे या कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो देखिए, आत्म स्व का मतलब यहाँ पर आत्मा से है। ठीक है, किससे है? आत्मा से है। तो आत्मा अमर और अजर है, आत्मा न मरती है न
आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, भारतीय परंपरा से मुझे विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा पदावली में स्व सबसे ऊपर है। स्व का मतलब हो गया आत्मा, यानी जो आत्मा पदावली में, किसके, मनुष्य की आत्मा पदावली में, जो भी पदावली है उसमें स्व यानी आत्मा सबसे ऊपर है, ठीक है। यानी मनुष्य के जीवन में सबसे अगर किसी चीज का महत्व है तो वो आत्मा का महत्व है। कहते हैं कि आत्मा का सीधे मिलन परमात्मा से होता है। क्या होता है? आत्मा का मिलन सीधे परमात्मा से कनेक्ट रहता है, ठीक है, परमात्मा से। तो आत्मा सबसे ऊपर है, मनुष्य का सबसे ऊपर है। दार्शनिकों के अनुसार आत्मा अमर अजर है एवं आत्मा परमात्मा का एक अंग है। आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अंग है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसी आत्मा को थोड़े बहुत फेर फार के साथ मनोवैज्ञानिक पदावली में मिड स्व कहते हैं, ठीक है। यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इसको आत्मा को या स्व, आत्म स्व को, मनोवैज्ञानिक जो है उसको थोड़ा मोड़ा इधर तोड़ मड़ोड़ करके उसको क्या बोल दिए, तो उसको मिड बोल दिए। क्या बोल दिए? मिड स्व। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मिड स्व भी आ जाता है तो वो आत्मा से संबंधित क्वेश्चन होगा और उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह स्व अपने विशुद्ध रूप के होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जो आत्मा होती है अपने विशुद्ध रूप में होती है। यह स्व, यह जहाँ स्व है वहाँ हम आत्मा पढ़ रहे हैं, आत्मा पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। यह आत्मा न तो हिंदू है और न मुसलमान, यह तो केवल सहज वृत्ति आवेश से भरा होता है। नवजात शिशु को सुई, ठीक है, सॉरी यार, सुई चुभोई जाए तो रोने लगता है। इसी शिशु को अगर माँ उसे दूध पिलाती है तो वह चुप हो जाता है। स्व का यानी आत्मा का यह प्राकृतिक स्वरूप है। यानी आत्मा का क्या? ये प्राकृतिक स्वरूप है। जब स्व विकसित हो, जब आत्मा विकसित हो जाती है तो बच्चा समझने लगता है कि रोने पर सम्मान अधिक होती है और कोई भी आवश्यकता पर वो रोने लगता है। यानी बच्चा समझ जाता है ये चीज कि जब हमें सुई, बच्चे को जब सुई चुभोई जाती है तो वो रोने लगता है, और जब दूध पिलाया जाता है, माँ दूध पिलाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। तो आत्मा वहां पर ये बच्चा सीख जाता है कि अगर हमें कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो जब हम रोएंगे तो हमारी आवश्यकता को पूर्ण की जाएगी। अब आप लोग देखिए चिंतन, आपका यूनिट नंबर 10 क्या है? चिंतन है। तो चिंतन क्या है? चिंतन, जो भी आप चिंतन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा, लेकिन चिंतन का कुछ विस्तृत रूप है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। आइए, चिंतन यानी थिंकिंग। चिंतन का अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और समस्या भी आती रहती है। ये तो आप भी जानते हैं, आप इंसान हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आप किए होंगे। तो मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय सोचता है। यही उपाय सोचना ही चिंतन कहलाता है। आप कहीं भी फंस जाते हैं, किसी काम में फंस जाते हैं और उसका उपाय सोच करके जो निकालते हैं वही चिंतन है। कछुआ खरगोश की कहानी, सॉरी, यहाँ कछुआ खरगोश की कहानी नहीं, प्यासा कौवा की कहानी है। जैसे प्यासा कौवा जो रहता है वो क्या करता है, घड़े में पानी कम था तो क्या करता है, चिंतन करता है, सोचता है, और कंकड़ उठाकर, उसको उपाय मिल गया कि कैसे पानी ऊपर आएगा, उसने सोचा, चिंतन किया तो उसको उपाय मिल गया। वही चीज है ये। अब देखिए चिंतन की परिभाषा, परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा परिभाषा हम लिए हैं आपको आपके एग्जाम को देखते हुए दोस्तों। तो जैसे रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का वह ज्ञानात्मक पहलू है। याद करिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा हो तो आप लिख लीजिएगा और एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। न समझ में आए तो इस वीडियो को आप 2 बार से 3 बार अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। निश्चित आप एग्जाम दे करके आइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए चिंतन के प्रकार, यानी चिंतन का अर्थ हम देख लिए, चिंतन की परिभाषा हम देख लीजिए। अब चिंतन के प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार हैं? तो चिंतन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन 4 प्रकार हैं ये आप लोग देख लीजिए। प्रत्याक्षमक प्रत्याक्षमक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। अब देखिए प्रत्यक्ष आत्मक चिंतन क्या है? प्रत्यक्ष से मतलब क्या है? इसमें बालक उन वस्तुओं के बारे में सोचता है जो उसके सामने भौतिक वातावरण में उपस्थित है। यानी जो आप सामने देख रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा को आप लोग देख रहे हैं,
देख रहे हैं उसके बारे में प्रत्यक्ष, ये पेन है, पेन के बारे में सोचते हैं, पेन कैसे बना होगा, बल्ब कैसे बना होगा, उसके बारे में आप सोचते हैं, जो सामने दिखाई देता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रत्ययात्मक चिंतन, यानी बालक में जितना प्रत्यय बनेंगे उतना ज्यादा उसमें प्रत्यात्मक चिंतन होगी। प्रत्यय से आशय है किसी प्रकार की छवि बनने से बच्चे के अंदर अगर जानवर की छवि बनती है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रत्यय का मतलब हो गया कि आपके अंदर ब्रेन में, दिमाग में जितना अधिक से अधिक प्रत्यय, जैसे मान लीजिए किसी जानवर के बारे में प्रत्यय हमारे अंदर बना हुआ है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में चिंतन कर लेंगे, वही चीज है ये प्रत्यात्मक चिंतन। अब देखिए तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन, यानी जो वस्तु दिखाई नहीं देती है, जो वस्तु दिखाई नहीं देती है उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वो कल्पनात्मक चिंतन होता है। इसमें वस्तुओं के सामने न होते हुए भी उसके बारे में सोचना और चिंतन करना क्या कहलाता है, कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। अब देखिए चौथा हो गया तार्किक चिंतन। यह उच्च प्रकार का चिंतन है, इसमें कई सिद्धांतों, तर्कों आदि के आधार पर चिंतन किया जाता है। यानी जो तार्किक चिंतन हो गया ये बड़े बुद्धिजीवी लोग करते हैं, इसमें कई प्रकार से तर्क आते हैं। यह उच्च प्रकार का चिंतन है, इसमें कई सिद्धांतों, तर्कों आदि के आधार पर चिंतन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्मृति। ठीक है, ये यूनिट नंबर आपका 11 है। यूनिट नंबर 11 में हम लोग देखेंगे स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा। मोबाइल में आप लोग देखते हैं कि रैम कितना है, यानी हमारा मोबाइल कितना ये लोड ले लेगा, हमारे मोबाइल में कितना हम अगर वीडियो लोड करेंगे, फोटो लोड करेंगे तो कितना तक उसका मेमोरी क्षमता है, तो मेमोरी से संबंधित होता है ये स्मृति। उसी प्रकार हमारा ब्रेन कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना हम सोच रहे हैं, कितना इस दिमाग में हम लोड डालेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका स्मृति। तो स्मृति का अर्थ होता है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जैसे आपके सामने कोई भी घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, तो पहले वो आपका चेतन मन में आता है। जैसे आपके सामने किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वो आपके चेतन मन में आ जाता है, आपने देखा, लेकिन वो एक्सीडेंट कुछ समय के बाद वो अचेतन मन में चला जाता है। किस मन में चला जाता है? अचेतन मन में चला जाता है। सबसे पहले कोई भी घटना चेतन मन में जाती है, ठीक है, चेतन मन में, उसके बाद अचेतन मन में चली जाती है, अचेतन मन में, ठीक है, अचेतन मन में जा करके वो फीड हो जाती है, यानी स्मृति में, वही स्मृति अचेतन मन में जब ये चली गई तो वहां पर फीड हो जाती है, वहीं पर वो सेव हो जाता है अचेतन मन में। कोई उस घटना को आपने देखा, कुछ समय तक चेतन मन में रहा, उसके बाद आपके अचेतन मन में चला गया और वहां जा करके वो सेव हो गया। अब क्या होता है कि जब आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो अचेतन मन से फिर से वो चेतन मन में आती है और आप सोचते हैं उसके बारे में और समझते हैं, यही स्मृति है। दोस्तों, हम पूर्ण विश्वास करके आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप ये स्मृति के बारे में जरूर जान गए होंगे। अब आइए देखेंगे स्मृति की परिभाषा। एक छोटा सा परिभाषा है, ये आप लोग याद रखिएगा। वुडवर्थ महोदय कहते हैं स्मृति के बारे में, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। क्या बोलते हैं? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यानी जो कुछ भी आपने बीएड कर रहे हैं, आप हमारे मोबाइल से सीख रहे हैं, उसका सीधा आपने एग्जाम में जा करके उपयोग करेंगे, उसका सीधा लिखेंगे, वही स्मृति है। आपके ब्रेन में वो फीड हो रहा है, जो अभी आप सुन रहे हैं आपके ब्रेन में फीड हो रहा है, आप जा करके एग्जाम में उसको सीधा लिखेंगे, वही वुडवर्थ बोलते हैं। अब देखिए स्मृति के अंग, यानी स्मृति के 4 अंग हैं। पहला है सीखना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचान। यानी जो हम लोगों के ब्रेन में जो बैठ जाता है उसके 4 अंग है। पहले हम लोग कुछ भी देख करके सीखते हैं, उसके बाद धारण उसको करते हैं, उसके बाद पुनः स्मरण करते हैं, उसके बाद पुनः स्मरण करके फिर पहचान करते हैं। ये स्मृति के 4 अंग हैं। अब देखिए स्मृति के प्रकार कितने हैं? तो स्मृति के प्रकार 6 हैं। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा जल्दी देखिएगा।
तत्कालिक स्मृति, तत्कालिक स्मृति का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी सीखा उसको तत्काल सीख गए, वो तत्कालिक स्मृति हो गई। एक अस्थाई स्मृति दूसरी हो गई, यानी आपने जो कुछ भी सीखा और वो बिल्कुल याद हो गया, वो अस्थाई स्मृति हो गई। एक सक्रिय स्मृति हो गई कि आप जो कुछ भी सक्रिय होकर के सीखते हैं वो बहुत दिनों तक याद रहता है, या किसी चीज को सीखने में सक्रियता दिखाना पड़ता है, वो सक्रिय स्मृति हो गई। ठीक है। अब रटंत स्मृति ये बच्चों में देखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के भी बच्चे होते हैं, रटते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि रटते ही होंगे, याद नहीं होता होगा, तो आप भी रटते होंगे। लेकिन रटंत स्मृति यानी आप बार बार रटने के बाद, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है, रटने के बाद वो याद होता है। अब देखिए निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति का मतलब कि जो चीज आप भूलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज हमें न याद रहे, बिना मतलब का ये चीज है, वो भी आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप उस तो वो निष्क्रिय स्मृति है। अब मनोवैज्ञानिक स्मृति क्या है? तो मनोवैज्ञानिक तार्किक जो चीज होता है उसको, उस तरीकों को पढ़ने के बाद जो आप ब्रेन में अपना ये होता है, उसको मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। अब देखिए पांचवा है स्मृति की विशेषताएं या लक्षण। जो स्मृति होती है, जो ब्रेन में हम फीड करते हैं, जो मेमोरी होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है? तो शीघ्र याद होना। ठीक है, ये उसका लक्षण क्या है? स्मृति का लक्षण क्या है? तो शीघ्र याद होना। उत्तम धारण शक्ति, यानी जो भी चीज हम याद करते हैं उसको उत्तम धारण शक्ति। पूर्ण शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान। पांचवा आपका है अनावश्यक बातों को भूलना। ये क्या है? स्मृति की विशेषताएं हैं कि अनावश्यक बातों को भूलना। ठीक है दोस्तों, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिना स्किप किए हुए सभी पॉइंट, सभी यूनिट को आप जरूर देखिएगा, जरूर। आइए देखिए, विस्मरण या विस्मृति, यानी विस्मृति के बारे में आप देखिए। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, किसी चीज को भूलना। उसका अर्थ क्या होता है? किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर सकना विस्मृति या विस्मरण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में स्मृति जितनी आवश्यक है, विस्मृति भी उतना ही आवश्यक है। यानी मनुष्य का जो जीवन है, आप पर्सनल सोचिए, आपका जो जीवन है इसमें बहुत सारे ऐसे दुख, दर्द, ऐसे कुछ होंगे जो याद भी करना होगा। तो जितना याद करना जरूरी है, बहुत सारे ऐसे घटना होंगे जिसको कि भूलना भी जरूरी होता है। तो जितना आपको आवश्यकता है याद करने की, उतना ही आवश्यकता है भूलने की भी। ये दोनों का भी महत्व है। ठीक है। अब देखिए विस्मृति की परिभाषा। विस्मृति की परिभाषा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। टीपी नन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना ही विस्मृति है। ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना ही विस्मृति है। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड महोदय क्या बोलते हैं कि विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। ठीक है, फ्रायड महोदय बोलते हैं। अब देखिए विस्मृति के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो विस्मृति के प्रकार, यानी विस्मृति जो भूल जाना है, भूलना है, उसके कितने प्रकार हैं? तो एक सक्रिय विस्मृति है, एक निष्क्रिय विस्मृति है। तो सक्रिय विस्मृति के अंतर्गत जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने हेतु प्रयास करना पड़े, उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसको लोगों को भूलने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, वो सक्रिय विस्मृति हो गई। निष्क्रिय विस्मृति जब किसी तत्व या घटना को स्वयं भूल जाता है तो इसे विस्मृति को निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। यानी अपने से कोई घटना हुआ, अपने आप भूल गया, तो वो क्या हो गया? निष्क्रिय विस्मृति हो गया। विस्मृति के दो प्रकार, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। अब देखिए विस्मृति दूर करने के उपाय, यानी विस्मृति दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? तो यानी जो हम विस्मृति जो भूल जाते हैं उसको याद करने के क्या उपाय हैं? स्मरण करने में ध्यान, यानी हमें ध्यान देना चाहिए। आप वीडियो आप देख रहे हैं और बोलते हैं कि सर बार बार भूल जाते हैं, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। अधिक समय तक स्मरण करने की इच्छा, आपके अंदर अधिक समय तक स्मरण करने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वीडियो लेकर के बैठे उसके बाद सो गए तुरंत, अरे चलिए बाद में देखेंगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अधिक समय तक स्मरण करने की इच्छा होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखिए स्मरण के बाद विश्राम, यानी जब आप याद कर लेते हैं या याद करते हैं उसके बाद आपको विश्राम की बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि केवल पूरे रात आप पढ़ते रहिए तो ये नहीं होगा, वो भूल ही जाएगा। पाठ को दोहराना, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो इससे क्या होगा कि ये सीधे आपके अचेतन मन में चला जाएगा और वो कभी नहीं निकलेगा। जब आप चाहेंगे तभी वो निकलेगा। नहीं तो केवल ऊपर-ऊपर पढ़े तो वो चेतन मन से गायब हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगी, भूल जाएगी। अब देखिए सस्वर वाचन, यानी जो भी आप पढ़ते हैं सस्वर वाचन करके पढ़ें। अब देखिए ये अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत कल्पना, यानी कल्पना का अर्थ एवं परिभाषा। कल्पना क्या होता है? हम लोग जो चीज नहीं देखते हैं उसकी कल्पना करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप नहीं देखे हैं, चंद्रमा पर हम लोग नहीं गए हैं, ठीक है, तो हम लोग चंद्रमा के बारे में कल्पना करेंगे कि वहां पर ये होता होगा, इस तरीके से होता होगा, तो ये एक कल्पना हुआ। लेकिन कल्पना का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिए। कल्पना कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है, इससे उसे सुख मिलता है। यानी यथार्थ जो सामने दिखाई देता है उससे हट जाता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको वो सोचता है, कल्पना करता है, इससे उसको सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में जिसको आप नहीं देखे हैं, किसी मान लीजिए लड़की है या लड़का है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं, अगर तो उसके बारे में आप कल्पना करेंगे, तो उसके बारे में जब भी कल्पना करेंगे तो आपको सुख की अनुभव प्राप्त होगी, ठीक है। कल्पना में अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थ में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ सोच लीजिए, जहाज का आविष्कार कैसे हुआ? जहाज का आविष्कार जब चिड़िया उड़ रही थी, आकाश में चिड़िया उड़ रही थी, ठीक है, तो उसमें 2 अमेरिकी भाई थे, अमेरिका के 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक 2 भाई थे। उन्होंने देखा कि चिड़िया कैसे उड़ रही है भाई, हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, तो उन्होंने उन लोगों के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने जहाज का आविष्कार किया। उन लोगों का नाम था विल्बर राइट और ओरविल राइट। यानी ये दोनों भाई जो थे वो 17 दिसंबर 1903 को जहाज का आविष्कार किया, यानी जहाज को बना दिया। तो ये एक कल्पना वाली बात हुई। अब देखिए कल्पना की परिभाषा हम लोग देख लेंगे। तो कल्पना का परिभाषा मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यानी दूरस्थ वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में हम जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, वही बोलते हैं मैकडूगल के अनुसार कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। अब देखिए कल्पना की विशेषताएं क्या है। तो कल्पना की कुछ विशेषताएं हैं जो हम चिंतन कर, जिसके बारे में कल्पना करते हैं उसकी विशेषताएं क्या है। तो मानसिक प्रक्रिया, पूर्व अनुभव, प्रतिमा चयन, सृजन शक्ति, ये सब क्या है, ये कल्पना की विशेषताएं। अब देखिए यूनिट नंबर 14 हम देखेंगे। यूनिट नंबर 14 रुचि का अर्थ, यानी आपको रुचि के बारे में भी पूछेगा पेपर में। तो रुचि क्या होता है? तो रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट की हिंदी समांतर शब्द है। इंटरेस्ट आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे तो वही रुचि है। अगर आप रुचि लेंगे तो आपको समझ में आएगा, रुचि नहीं लेंगे तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप रुचि नहीं लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, वही रुचि होता है, ठीक है। इंटरेस्ट का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस से हुई है। इसका तात्पर्य है अंतर स्वाभाविक करना, यानी महत्वपूर्ण होना और लगाव होना, ठीक है। यानी हमें महत्वपूर्ण होना या लगाव, किसी चीज के बारे में लगाव हो जाएगा, तो जब हम रुचि लेंगे तो उस संबंधित उससे हमें लगाव होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं तो केवल एक होता है कि ऊपर ऊपर बात करना, कोटा पूरा कर देना। जैसे ऑटोमेटिक कुछ होता है कि कोटा पूरा कर दिए, उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं, तो क्या होता है उसमें लगाव दूर होता है। लेकिन अगर आप रुचि ले रहे हैं, उससे दिनों रात बात कर रहे हैं, बात किए बिना रह नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से रुचि ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लगाव होता है, और आपका लगाव जो संबंध होता है वो प्रगाढ़ होता है और वो लगाव बढ़ता ही जाता है। ये आपका रुचि हुआ। अब देखिए परिभाषा, यानी रुचि की परिभाषा बी.एन. झा के शब्दों में हम लोग देखेंगे। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है, ठीक है। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। इसी के अंतर्गत आपको हो सकता है कि एग्जाम में सृजनात्मकता आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सृजनात्मकता न समझे हो, पहले अपनी सृजनात्मकता का नाम न सुने हो। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है जैसे सृजन
करना, किसी चीज का सृजन करना, सृजन यानी जैसे मान लीजिए आप गुलदस्ता बना रहे हैं, बेडशीट बना रहे हैं, उसका सृजन, घर बना रहे हैं तो घर का ही सृजन करना, ये क्या होता है, सृजनात्मक तो है, इससे संबंधित आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे 15। ये टॉपिक आपका एग्जाम व्यू से लेकर के टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम में निश्चित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले बुद्धि देख लीजिए कि ये बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या होती है? तो हमें कोई भी समस्या हो गई, उसको सोचने समझने, उसके बारे में तर्क करने का ज्ञान प्राप्त जो होता है वही हमें बुद्धि होती है। हमारे पास जितना तीव्र बुद्धि होगा उतना ही अच्छा हम रिस्पांस करेंगे, किसी चीज को जल्दी कैच करेंगे। जैसे बुद्धि के बारे में बताया गया है कि बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जैसे आप बुद्धि की परिभाषा देख लीजिए। यहाँ बुद्धि की परिभाषा हम आप लोगों को 3 दे दिए हैं, 3 परिभाषाएं दे दिए हैं, 4 है, सॉरी 4 परिभाषाएं हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। देखिए, जैसे टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। एबिंगास क्या बोलते हैं? तो बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। अब गाल्टन महोदय क्या बोलते हैं? बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। वही स्टर्न महोदय बोलते हैं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लोग 1 या 2 याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत आपसे हो सकता है कि पूछ देगा, जरूर पूछेगा बुद्धि का सिद्धांत। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको देखिएगा। बीने का एक कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि के जो सिद्धांत है वो बीने महोदय जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कारक का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा तत्व है जिसके कारण लोग बुद्धि के बारे में अपना समझते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। यानी जो भी मानसिक क्रिया हम लोग का मस्तिष्क से, जो भी खाना पीना, उठना बैठना, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, क्या करना है, ये सारी क्रियाएं, मानसिक जो भी क्रियाएं हैं वो बुद्धि के शक्ति के अनुसार ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। इसी एक कारिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बीने ने एक बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता माना है। यानी इनके अनुसार ये है कि आप एक क्षेत्र में अगर तेज हैं तो आप दूसरे भी क्षेत्र में तेज होंगे। ये एक कारक का सिद्धांत है, बीने का सिद्धांत। अब देखिए, स्पीयरमैन जो महोदय हैं वो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन आपको सी टेट, यूपी टेट में पूछता है, स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्पीयरमैन जो मनोवैज्ञानिक थे, ये जो थे वो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत दिया। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बुद्धि 2 शक्तियों के रूप में है। एक को उन्होंने सामान्य बुद्धि कहा और दूसरे को विशिष्ट बुद्धि कहा। यानी जो भी हम सीखते हैं वो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, दोनों बुद्धि के द्वारा ही हम सीखते हैं। ये स्पीयरमैन का कथन है। अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, त्रिकारक का सिद्धांत, एक बुद्धि, दुई बुद्धि, अब त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने वो द्विकारक का सिद्धांत और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। तो स्पीयरमैन ने सन 1904 में अपने पूर्व बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी ये 1904 में जो स्पीयरमैन थे वो बुद्धि के द्विकारक के सिद्धांत में एक कारक और बढ़ा करके उस सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के जिस तीसरे कारक को उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा उसे उन्होंने समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर कहा। यानी जो तीसरा कारक जोड़ा, ये सीटेट का क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत में
किस सिद्धांत को जोड़ा, तो उन्होंने समूह कारक सिद्धांत को जोड़ा। अतः बुद्धि के इस सिद्धांत के 3 कारक निम्न हैं। वो कौन कौन 3 कारक थे? तो द्विकारक में हमने देखा सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। द्विकारक में हम लोग देखे स्पीयरमैन के, लेकिन स्पीयरमैन ने जब त्रिकारक का सिद्धांत दिया तो उसमें ये एक कारक और जोड़ दिया, समूह कारक का सिद्धांत। ठीक है, यानी लोग जो सीखते हैं वो सामान्य बुद्धि से सीखते हैं, विशिष्ट बुद्धि से सीखते हैं, लेकिन समूह में भी अपना सीखते हैं। ठीक है, ये समूह के द्वारा जो उनको बुद्धि मिलती है वो भी अपना ये त्रिकारक सिद्धांत में इंक्लूड किया। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं महोदय थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। आपको पूछेगा थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, हो सकता है कि इस पेपर में, कल के पेपर में आपको आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आप लोग थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यानी मूर्त बुद्धि का मतलब हो गया कि जो चीज दिखाई दे रही है, राजगीर जो घर बनाता है वो दिखाई दे रही है, इंजीनियर की जो बुद्धि होती है, राजगीर की जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। डॉक्टर की बुद्धि होती है, चित्रकार की बुद्धि जो होती है, मनोवैज्ञानिक यानी कल्पना, मनोवैज्ञानिक क्या करता है, सोचता है कि ये इसको कैसे हम करें, जो अमूर्त चीज है उसके बारे में सोचता है। चित्रकार जो अमूर्त चीज है उसके बारे में सोचता है। डॉक्टर आपको कोई रोग हुआ है उसके बारे में सोचता है कि ये कैसे हुआ है, वो अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है उसके बारे में सोचता है। तो ये डॉक्टर की, चित्रकार की और मनोवैज्ञानिक की जो बुद्धि होगी वो अमूर्त बुद्धि होगी। और सामाजिक बुद्धि जो होती है वो नेता की बुद्धि होती है, और समाज सेवी की जो बुद्धि होती है वो होती है सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा अगर हमारी मेहनत आपको लग रही है कि हमारे द्वारा जो मेहनत किया गया आपको सफलता दिलाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।